नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ जो इस समय सत्ता में हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी तरफ से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होनी और सामने आनी शुरू हो चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि उनके भीतर की परेशानियां किस कदर उनको और उनकी पार्टी को परेशान कर रही हैं। अभी हाल में मुनुगोडे में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उसमें बेशक तेलंगाना राष्ट्र समिति का यानी उनका कैंडिडेट जीता है करीब 10,000 वोटों के अंतर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहाँ नंबर 2 रही है और उसको करीब 86,000 वोट मिले हैं, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अब के चंद्रशेखर राव की पार्टी को टक्कर दे रही है और बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। ये सीट एक्चुअल में कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए थे उनके पार्टी छोड़ने की वजह से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से खाली हो गई थी और वही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ भी रहे थे। उनको इतने वोट मिल जाना इस क्षेत्र में ये शो करता है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तेलंगाना में अब आगे बढ़ रही है और के चंद्रशेखर राव के लिए बहुत भारी सिरदर्दी बनती जा रही है, चुनौती बन गई है। पिछले लोकसभा चुनाव से ये स्पष्ट हो गया था, ये संकेत मिल गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का उभार तेलंगाना में हो रहा है। 4 सीटें लोकसभा की जीत जाना, कई सीटों पर बहुत अच्छे मत मिलना, एक तरह से फाइट देना तेलंगाना राष्ट्र समिति को और कांग्रेस को पीछे धकेल देना, ये शो करता है। और इसी की वजह से ऐसा लगता है कि के चंद्रशेखर राव की हताशा, निराशा और बौखलाहट बढ़ रही है। जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद गए हैं या तेलंगाना के किसी क्षेत्र में गए हैं, लैंड किए हैं, तो वो उनकी अगवानी करने नहीं पहुँचे हैं। प्रोटोकॉल ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर को जब प्रधानमंत्री आपके राज्य में आएँ तो अगवानी करनी चाहिए, लेकिन के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री की अगवानी नहीं करते हैं। कोई ना कोई बहाना उनके पास होता है। और तो और जब नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी तब भी के चंद्रशेखर राव उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली नहीं आए थे, जबकि ममता बनर्जी समेत और सभी मुख्यमंत्री थे, केवल 2 मुख्यमंत्री नहीं आए थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार क्यों नहीं आए थे ये तो उस बैठक के कुछ समय बाद पता चल गया था, जब उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ करके आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन मिला करके फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। यानी उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग होना था, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ कुछ संकेत, कुछ कुछ जो भीतर की परेशानियां हैं, उनको चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी कैसे प्रदर्शित कर रही है, कुछ घटनाओं से पता चलता है। उनके 4 एमएलए के द्वारा ये कहना कि उनको फ़ोन पर किसी अज्ञात के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि अज्ञात लोग हैं, वो कहते हैं कि धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि साहब हमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफ़र है कि आप लोग तेलंगाना राष्ट्र समिति छोड़ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए।
चंद्रशेखर राव ने भी पिछले दिनों बयान दिए कि जो दिल्ली के ब्रोकर हैं वो मेरी पार्टी और सरकार को तोड़ना चाहते हैं। ये एक अजीब सा मतलब तरीका ढूंढ लिया है पॉलिटिकल पार्टियों ने। इसी तरह की बातें झारखंड में कही जाती रही हैं, इसी तरह की बातें महाराष्ट्र में, यही आरोप कर्नाटक के बारे में लगाए गए, मध्य प्रदेश के बारे में लगाए गए। मतलब जहाँ जहाँ विपक्षी दलों के एमएलए चाहे किन्हीं और कारणों की वजह से नाराज़ रहते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ दिए जाते हैं कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, सरकार तोड़ रही है और राज्य में सत्ता पलट करने की साजिशें रच रही हैं। नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? ये जो 4 विधायकों का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए कि वो मतलब खरीदना चाहते हैं एमएलए को, तो उसकी जांच जो है उसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई तेलंगाना सरकार के द्वारा, के चंद्रशेखर राव के द्वारा। नया डेवलपमेंट ये है कि इस एसआईटी ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सीनियर नेता हैं, तेलंगाना मामलों के प्रभारी महासचिव हैं बीएल संतोष, उनको समन इशू करवा दिया है और ये कहा है कि 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पुलिस थाने में हाजिर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि ये एसआईटी या तेलंगाना पुलिस वो तो वही करेगी जो चीफ मिनिस्टर चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सौंप दीजिए, सिफारिश करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसके लिए ये तैयार नहीं है। कोई भी राज्य सरकार जो गैर भाजपा है वो सीबीआई से तुरंत पल्ला झाड़ लेती है, उसको जांच सौंपने ही नहीं देना चाहती। अपनी एसआईटी उन्होंने गठित कर दी। ये मामला अदालत में भी पहुंचा था, अदालत ने कहा कि एसआईटी को जांच करने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये होगा कि बीएल संतोष 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और ये जो चंद्रशेखर राव कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को असहज स्थितियों में लाने और डालने का एक प्रयास मात्र दिखाई दे रहा है। 7 सदस्यीय ये विशेष जांच दल का गठन करने का आदेश 9 नवंबर को इन्होंने दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह के आरोप हैं तो जांच पड़ताल जो है वो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के उज्ज्वल भुइया और जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी, उन्होंने इस मामले में सुनवाई की थी और बाद में ये फैसला सुनाया था कि एसआईटी को जांच पूरे करने दीजिए। और जिस तरीके के आरोप हैं वो तो ऐसा लगता है कि जानबूझ करके या परेशान करने के लिए या एक इशू बनाने के लिए, राजनीतिक इशू बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को वहाँ थे, तेलंगाना में थे, और इसके कुछ ही समय पहले मुनुगोडे का नतीजा भी आया था। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा था कि जो तेलंगाना है इसकी जनता अब बदलाव के लिए एकदम तैयार दिखाई दे रही है और जिस तरह का यहाँ अंधकार है उसमें अब कमल का खिलना बिल्कुल तय है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना चंद्रशेखर राव का, ना तेलंगाना राष्ट्र समिति का, ना मुनुगोडे का, लेकिन ये कहा कि जो चुनाव परिणाम है वो ये बता देता है, ये बता रहा है कि जनता का एक्चुअल में मूड क्या है और वो
किस तरह का फैसला कर चुकी है ऑलरेडी। एग्जैक्टली प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, चारों ओर घना अंधेरा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है। और भोर से ठीक पहले आज तेलंगाना में भी ऐसे ही कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में अंधेरा छटने की शुरुआत हो चुकी है। और जो दुबक्का चुनाव हुआ था, जो हुजूराबाद विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वो चुनाव लड़े, और यहाँ भी मुनुगोडे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसी का नतीजा था कि पूरी तेलंगाना सरकार इस विधानसभा क्षेत्र में इकट्ठा हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि घबराहट का स्तर क्या है। और जैसा मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली थी। जितने उपचुनाव हुए हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आ रही है या जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। और यही वजह है जो चंद्रशेखर राव की परेशानी को और बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद है चंद्रबाबू नायडू 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या उनका रवैया रहता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, और किस तरह से वो राहुल गांधी और कुछ दूसरे नेताओं के साथ गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कहाँ हैं चंद्रबाबू नायडू? तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की कोशिश की, उनके प्रति असम्मान का प्रदर्शन किया, जिस तरह से गोलबंदी की, गोलबंदी करना कोई बुरी बात नहीं है राजनीति में, लोकतंत्र में हर एक को ये हक है। लेकिन आप अगर प्रधानमंत्री पद का ही सम्मान करना बंद कर दें, जो मुख्यमंत्री के तौर पर आपका प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बंद कर दें, और जिस तरह से ये तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 एमएलए के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई और इसकी एसआईटी के द्वारा जांच करा करके अब जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महासचिव हैं बीएल संतोष, किसी का नाम नहीं है, अज्ञात बता रहे हैं, अज्ञात ने हमें फ़ोन करके धमकी दी। एमएलए ये भी नहीं बता रहा है कि 100 करोड़ का ऑफ़र किसने दिया है। लेकिन आप अगर समन जारी कर दें भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के प्रभारी महासचिव को, तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और आपके भीतर जो परेशानियां इस समय कुलाचे मार करके आपको परेशान कर रही हैं उसका भी पता चलता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।